नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि सच कहें तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे एक कंपनी जो यहाँ आई तो थी सिर्फ व्यापार करने, वो धीरे धीरे एक पूरे विशाल उपमहाद्वीप की अब कहिए मालिक बन बैठी। हमारे पास इस पर काफी गहरा विश्लेषण है, एक विस्तृत दस्तावेज है जो इस पूरे सफर को, इसके उतार चढ़ावों को दिखाता है जी। तो आज हम इसी दस्तावेज के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब हुआ कैसे, वो कौन से मोड़ थे जहाँ से रास्ता बदला। हाँ। मतलब एक व्यापारिक कंपनी शासक कैसे बन गई, और सबसे जरूरी भारत पर इसका असर क्या हुआ। तो चलिए इस व्यापार से साम्राज्य तक की जो कहानी है, थोड़ा इसकी तह में चलते हैं। बिल्कुल। ये सोचना भी थोड़ा हैरतअंगेज लगता है ना, हाँ। कि कुछ जहाजों पर मसाले कपड़े लादकर मुनाफा कमाने आई एक कंपनी देखते देखते कुछ 100 सालों में ही इतनी बड़ी जमीन पर राज करने लगी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, कैसे वैश्विक समीकरण बदलते हैं और कैसे आर्थिक ताकत धीरे धीरे राजनीतिक और फिर सैन्य ताकत बन जाती है। जब शुरुआत हुई थी 1600 में, जब क्वीन एलिजाबेथ ने वो चार्टर दिया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये कंपनी मतलब इतिहास ही बदल देगी। हाँ, तो शुरुआत तो बड़ी सीधी सादी थी। 31 दिसंबर 1600 रॉयल चार्टर मिला। मकसद एकदम साफ, पूरब के साथ व्यापार, स्पाइस आइलैंड्स, भारत, जी। मसाले, रेशम, नील, चाय, इन चीजों में जबरदस्त मुनाफा था उस वक्त। हाँ, यूरोप में मांग बहुत थी और पुर्तगाली, डच वो पहले से थे इस खेल में, तो अंग्रेजों ने सोचा भाई हम क्यों पीछे रहें। उनका इरादा शुरू में तो एकदम कह सकते हैं कमर्शियली था, राजनीतिक एम्बिशन शायद दूर दूर तक नहीं थे उस समय। और भारत में पहला कदम वो सूरत वाला किस्सा। हाँ, सूरत। मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली और 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी कह लीजिए वो खुली। ये एक अहम शुरुआत थी। बिल्कुल, सूरत उस समय का एक बड़ा ट्रेडिंग हब था पश्चिमी तट पर। हाँ। लेकिन वो वहीं रुके नहीं, धीरे धीरे पैर फैलाए। 1639 में मद्रास, फिर 1668 में बॉम्बे। बॉम्बे तो उन्हें दहेज में मिला था ना पुर्तगालियों से। हाँ बिल्कुल, चार्ल्स द्वितीय की शादी में। और फिर 1690 तक कलकत्ता। तो ये सिर्फ मतलब गोदाम नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन रहे थे जहां से वो अपना व्यापार और असर दोनों बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसा आपने कहा वो अकेले तो थे नहीं, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच ये सब भी तो थे। हाँ? तो फिर यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कैसे आगे निकल गई? सिर्फ अच्छे व्यापारी होने से तो ये नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी में वो कहते हैं ना ट्विस्ट आता है। हाँ। कंपटीशन बहुत टफ था, और ये सिर्फ बाजार का कंपटीशन नहीं था, इसमें झड़पें होती थीं, नेवल फाइट्स होती थी। अच्छा। तो कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड्स रखने शुरू किए, फिर छोटी मोटी फौज भी बना ली। मतलब व्यापारिक हितों के रक्षा के लिए फौजी ताकत जरूरी लगने लगी, यानी व्यापार और तलवार वो साथ साथ चलने लगे। कुछ वैसे ही समझिए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब कंपनी ने यहाँ के मतलब भारत के अंदरूनी राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। आप देखिए, मुगल साम्राज्य उस वक्त कमजोर हो रहा था, कई रीजनल पावर उभर रही थीं, मराठे, मैसूर, बंगाल, हैदराबाद। हाँ। और इनमें आपस में भी खींचतान चल रही थी सत्ता के लिए। कंपनी ने इस सिचुएशन को भुनाया। उन्होंने देखा कि अगर स्थानीय राजाओं के झगड़ों में किसी एक का पक्ष लें तो बदले में व्यापार में छूट मिल सकती है, जमीन मिल सकती है। तो यहीं से वो रास्ता खुला जिसने उन्हें व्यापारी से शासक बना दिया, क्या ये कह सकते हैं? हाँ, ये वो फिसलन भरी ढलान थी कह सकते हैं, जिस पर कंपनी एक बार उतरी तो फिर रुकी नहीं। और इस सफर में 2 पड़ाव, 2 युद्ध बहुत अहम है, जिन्होंने कंपनी को भारत में लगभग अजेय बना दिया। पहला 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, नवाब सिराजुद्दौला, ये नाम तो सुने हैं। बहुत सुना है, बिल्कुल। कहने को तो ये युद्ध था, पर असल में ये एक साजिश ज्यादा थी, धोखा था। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर और दूसरे बड़े लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा। तो मैदान में नवाब की ज्यादातर सेना लड़ी ही नहीं। नतीजा, कंपनी की एक छोटी सी फौज ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने बंगाल पर कंपनी का कहिए इनडायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर दिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया, पर कंट्रोल कंपनी का। हाँ बिल्कुल, वो बस नाम के नवाब थे, असली चाबी क्लाइव के पास थी। और फिर कुछ ही साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, ये शायद प्लासी से भी ज्यादा अहम था। हाँ, मैं कहूँगा ज्यादा अहम था,
क्योंकि इस बार लड़ाई सीधी थी, ज्यादा बड़ी थी। एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ 3 बड़ी ताकतें एक साथ। बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय खुद। 3 बड़ी शक्तियां एक साथ। जी, और इन तीनों की मिलीजुली सेना को कंपनी ने बक्सर में हरा दिया। ये जीत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्लासी से कहीं बड़ी थी। इसने ये साबित कर दिया कि कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। और बक्सर के बाद ही तो उन्हें वो मिला ना जिसने सच में उन्हें शासक बना दिया, दीवानी अधिकार। एकदम सही कहा आपने। बक्सर की जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में। उससे कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू कलेक्शन का लीगल राइट इन 3 अमीर प्रांतों में। आप सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी को टैक्स वसूलने का हक मिल गया। यही वो पल है जब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही, वो रूलर बन गई, कम से कम कागजों पर तो बिल्कुल। अब मुनाफा सिर्फ माल बेचने से नहीं आना था, बल्कि सीधे भारत की जमीन से, लोगों से वसूले गए टैक्स से आना था। तो सत्ता हाथ में आ गई, टैक्स का अधिकार मिल गया। अब कंपनी ने क्या किया? जाहिर है अपनी इस नई ताकत का पूरा इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल, यहीं से भारत पर कंपनी का शिकंजा कसने का वो दौर शुरू होता है जिसे हम जानते हैं। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करने और जाहिर मुनाफा बढ़ाने के लिए कई तरह की पॉलिसीज लागू की। इनको हम मोटे तौर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, तो राजनीतिक चालों की बात करें तो वो 2 नाम सबसे पहले आते हैं, सहायक संधि और राज्य हड़प नीति। ये क्या थी? इन्होंने कैसे कंपनी का दबदबा बढ़ाया? सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, ये लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। सुनने में बड़ी अच्छी लगती थी। कंपनी भारतीय राजाओं से कहती थी, आप अपनी सेना हटा दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, बाहरी हमले से भी, अंदरूनी गड़बड़ी से भी। अच्छा, बस हमारी एक फौज की टुकड़ी अपने राज्य में रखिए और उसका खर्चा दे दीजिए। सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, सुरक्षा मिल रही है बदले में। लेकिन ये एक जाल था असल में। राजा अपनी फौजी ताकत खो देता था, फिर कंपनी की सेना का खर्चा इतना ज्यादा होता था कि राजा अक्सर कर्ज में डूब जाता था। ओह! और राज्य में जो कंपनी का आदमी बैठता था, रेजिडेंट, वो राजा के हर काम में दखल देता था। तो धीरे धीरे राजा सिर्फ नाम का रह जाता था, असली ताकत कंपनी के पास। हैदराबाद, अवध, मैसूर, कई बड़ी रियासतें इसमें फंसी। समझ गई। और दूसरी वो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो नाम से ही लगता है कि सीधी जमीन हड़पने की बात है। बिल्कुल, ये ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी थी, सीधी बात। डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना बेटा नहीं है, मतलब पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी राज में मिला ली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानते थे? नहीं, गोद लेने की जो परंपरा थी उसे नहीं माना, जो कि भारतीय रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ था। पर कंपनी को तो बस बहाना चाहिए था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति से हड़प ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला मामला इसी से जुड़ा था? जी हाँ, बिल्कुल। झांसी भी इसी नीति का शिकार हुई थी। इसने राजाओं में बहुत गुस्सा और असुरक्षा पैदा की। ये तो हुई राजनीतिक चालें, लेकिन कंपनी का मेन मकसद तो पैसा था। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या किया उन्होंने? भारत पर क्या असर हुआ इसका? आर्थिक नीतियां, शायद यही कंपनी राज का सबसे, कह सकते हैं, विनाशकारी पहलू था। एक ही लक्ष्य था, भारत को निचोड़ो, ब्रिटेन को अमीर बनाओ। सबसे पहले तो उन्होंने भारत की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, खासकर कपड़ा उद्योग जो दुनिया भर में मशहूर था, और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स, उनको तबाह किया। कैसे? मतलब जानबूझकर? हाँ, काफी हद तक ये जानबूझकर ही था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। वहाँ की मिलों में मशीनों से सस्ता कपड़ा बन रहा था। अच्छा। कंपनी ने ब्रिटेन से आने वाले सस्ते कपड़े पर ड्यूटी या तो कम कर दी या हटा दी, लेकिन भारत में बने कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिए। भारतीय कारीगरों को मजबूर किया कि वो कच्चा माल सस्ते में बेचें और कंपनी का तैयार माल खरीदें। ओह, तो कंपटीशन ही खत्म कर दिया एक तरह से। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि भारतीय बुनकर, कारीगर बर्बाद हो गए। शहर के शहर उजड़ गए जो इन कामों पर टिके थे। भारत, जो सदियों से दुनिया को बेहतरीन कपड़ा बेचता था, वो ब्रिटेन की मिलों के लिए सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास उगाने वाला देश बन गया, और ब्रिटेन का बना कपड़ा खरीदने वाला बाजार। यानी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया। हाँ, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। भारत को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया। कपास, नील, अफीम, चाय और ब्रिटेन के बने सामान का मार्केट। सारा पैसा, सारा मुनाफा ब्रिटेन जा रहा था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। धन की निकासी,
और किसानों का क्या हुआ, जमीन से जुड़े लोगों का? किसानों पर तो मतलब कहर टूट पड़ा। लगान की दरें बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। लगान वसूलने के नए नए सिस्टम लाए गए, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और उनसे एक फिक्स रकम वसूलने लगे। अब जमींदार किसानों से जितना चाहे वसूले। भयंकर शोषण हुआ। दक्षिण में रैयतवाड़ी सिस्टम था, जहां सीधे किसानों से लगान लेते थे, पर दरें बहुत ऊंची थी और फसल हो ना हो देना पड़ता था। उत्तर भारत में महलवाड़ी था, जहां पूरे गांव से लगान तय होता था। तरीके अलग थे पर निचोड़ एक ही था। किसान कर्ज में डूबता गया, गरीबी बढ़ती गई और बार बार अकाल पड़ने लगे। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। राजनीतिक कंट्रोल, आर्थिक शोषण। क्या उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक मामलों में भी दखल दिया? हाँ, उसमें भी दखल दिया। हालांकि इरादे शायद थोड़े मिले जुले थे। 1835 में लॉर्ड मैकाले की वो मशहूर शिक्षा नीति आई। मकसद था अंग्रेजी शिक्षा के जरिए ऐसे भारतीय तैयार करना जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क या बाबू बन सके। अच्छा। जो मैकाले के शब्दों में रंग और खून से भारतीय हों, पर सोच, पसंद और बुद्धि से अंग्रेज। ये तो सुना है। ये वेस्टर्न सुपीरियरिटी वाली सोच थी। और कुछ सामाजिक सुधार भी तो हुए थे, जैसे सती प्रथा पर रोक। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पैन पे सती प्रथा बैन हुई, ठगी को खत्म किया गया। ये अच्छे कदम थे और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारकों ने इनका साथ भी दिया। हाँ, वो तो अच्छी बात थी। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो रूढ़िवादी था, उसने इसे अपनी परंपराओं में, अपने धर्म में अंग्रेजों का दखल माना। इसी दौर में ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की छूट मिली। उससे भी कुछ लोगों में शक और डर पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें, कंपनी की जो नीतियां थी, उन्होंने भारत के हर पहलू को छुआ। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा, और जाहिर है इतने बड़े बदलाव, इतना शोषण, इसका नतीजा तो निकलना ही था। बिल्कुल। असंतोष तो पनप ही रहा था लगातार। राजाओं और नवाबों में गुस्सा था, उनकी सत्ता छिन रही थी। जमींदारों को डर था, जमीनें जा रही थीं। सिपाहियों में कम सैलरी, भेदभाव और अपने धर्म जाति पर खतरे का डर था। किसानों पर लगान का बोझ, कर्ज, कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई थी। ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं जमा हो रहा था। और फिर 1857 में ये ज्वालामुखी फट पड़ा। जी हाँ, 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये कंपनी राज के खिलाफ एक जबरदस्त विस्फोट था। मेरठ से जो चिंगारी उठी, वो जल्द ही उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में आग की तरह फैल गई। इसमें कौन लोग शामिल थे? सिर्फ सिपाही? नहीं, सिपाही तो थे ही, पर उनके साथ किसान, दस्तकार, जमींदार, कई राजे रजवाड़े भी शामिल हुए, समाज के कई तबके। हालांकि ये विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से था और इसमें एक सेंट्रल लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन की कमी थी। फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। कंपनी ने विद्रोह को दबा तो दिया, पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। हाँ, दबाया तो बहुत बेरहमी से, लेकिन लंदन में जो सरकार बैठी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे समझ आ गया कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ में भारत जैसे इतने बड़े देश का शासन छोड़ना ठीक नहीं है। ये खतरनाक है। उन्हें लगा कि कंपनी का लालच और मिसमैनेजमेंट ही इस विद्रोह की जड़ में था। और इसी का नतीजा था कि कंपनी राज खत्म हो गया। बिल्कुल। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो कंपनी खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ, आधिकारिक तौर पे ब्रिटिश कॉलोनी। वाइसरॉय को क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया भारत में। तो इस तरह करीब 250 साल के सफर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये थी कहानी। एक कंपनी जो आई थी व्यापार करने, बन गई शासक। प्लासी और बक्सर से रास्ते बने, सहायक संधि और हड़प नीति से कब्जा जमाया और आर्थिक नीतियों से भारत को निचोड़ा। जैसा हमारे दस्तावेज में लिखा है, वो व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन इरादे शासन के थे। और अजीब बात देखिए, 1857 के विद्रोह ने कंपनी का राज तो खत्म किया, पर भारत की गुलामी का नहीं, अब शासन सीधे ब्रिटिश सरकार का था, जो शायद कंपनी से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल था। कंपनी ने जो नींव डाली थी, ब्रिटिश राज ने उसी पर अपनी इमारत और मजबूत कर ली। कंपनी के उस दौर ने यकीनन भारत पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। एक तरफ आर्थिक लूट है, उद्योगों का विनाश है, तो दूसरी तरफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बने, अंग्रेजी शिक्षा आई, रेलवे, टेलीग्राफ, एक मिलीजुली जटिल विरासत है ये। बिल्कुल। ये इतिहास हमें यही दिखाता है कि कैसे बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पावर का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल और
कह सकते हैं खतरनाक हो सकता है। एक कंपनी के मुनाफे की चाह ने कैसे एक पूरे देश का भविष्य बदल दिया। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये सत्ता, लालच और उसके अनपेक्षित परिणामों का एक सबक है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सही कहा आपने, ये सोचने वाली बात है। और यहीं पर मैं आज की बात को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, उसने अपनी पॉलिसीज से भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को कितना गहरा बदल दिया। आज के दौर में जब हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देखते हैं जिनकी ताकत और पहुंच शायद कई देशों से भी ज्यादा है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके फैसले, उनकी नीतियां, भले ही वो सीधे शासन ना कर रही हों, दुनिया भर के समाजों पर कितना गहरा और स्थायी असर डाल सकती हैं? अतीत का ये अनुभव हमें आज और आने वाले कल के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।